नमस्कार। आज एक विशेष दिन और ये विशेष बातचीत। बातचीत उस तस्वीर के बारे में जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा, मैं जब ये फ़ेसबुक लाइव करता हूँ, कोई बातचीत करता हूँ, तो पीछे ये तस्वीर दिखाई देती है। देख पा रहे हैं आप? ये तस्वीर। ये स्केच है किशन जी का, किशन पटनायक का। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों को जिन्हें जानना चाहिए, उन्हें बहुत जानते नहीं हैं। मुझे याद है 4-5 साल पहले एक बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ। जब मैंने एनसीईआरटी की किताबें लिखी थीं, तब तक किशन जी का देहांत हो चुका था। तो उन किताबों में कहीं एक जगह पे किशन जी का ज़िक्र है और एक काल्पनिक संवाद है किशन जी का कुछ एक्टिविस्ट लोगों के साथ, जिन्हें काल्पनिक नाम दिए गए हैं। ये एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा के अंदर था, आज भी है। अचानक मैंने देखा कि किसी अखबार में इसके बारे में स्टोरी चली। एनसीईआरटी की किताबों में नक्सलियों का महिमामंडन। संयोग ये था कि एक नक्सली नेता हैं, उनका नाम भी किशन जी, किशन गैंडी करके हैं। उनका नाम भी किशन जी उनको बुलाया करते थे। तो पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने मान लिया कि किशन जी तो एक ही व्यक्ति हो सकते हैं और इसके ऊपर बाकायदा स्टोरी चली, काफ़ी हू-हा मची। जिससे मुझे फिर एहसास हुआ कि कितना कम हम जानते हैं जिन लोगों को जानना चाहिए। इसलिए जब भी मौका मिलता है मैं किशन जी के बारे में कुछ कहता हूँ। तो आज मैंने सोचा, जितने भी साथी चाहें, जो सामान्य संडे सत्संग होता है, इसके अलावा मुझे लगा कि कुछ साथियों के साथ, उस एक बहुत छोटी-सी जमात के साथ जो आज भी देश में किशन जी को याद करती है, उनके साथ बातचीत की जाए और नई पीढ़ी तक किशन जी के विचारों को पहुँचाया जाए, उनकी बात को पहुँचाया जाए, उनकी स्मृति को पहुँचाया जाए। जैसे किशन जी ने हम तक लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव की बात पहुँचाई थी। किशन पटनायक जन्म 1930 में और 2004 में, यानी कि जब 74 वर्ष के थे, आज ही के दिन 27 सितंबर को उनका निधन हुआ। मेनिंजाइटिस हुआ था, ठीक समय पे डायग्नोस नहीं हो सका। भुवनेश्वर के अस्पताल में उनका निधन। जीवन के बारे में खुद किशन जी बहुत संकोची थे। मुझे याद है एक ज़माने में मैंने और अरविंद मोहन जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमने किशन जी का इंटरव्यू लिया उनके जीवन के बारे में। और इतना संकोच था किशन जी को अपने बारे में बताने का, अपने बारे में खुद इतने संकोची थे वो। तो बहुत कठिन था उनसे उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जान पाना, पूछना। वो इंटरव्यू फिर छपा। उनकी मृत्यु के बाद वो इंटरव्यू छपा सामयिक वार्ता में। अभी आशा करते हैं कि एक जगह इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक किताब में लेके आएँ। कालाहांडी, जो कि उड़ीसा का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ जन्म हुआ, बड़े हुए, स्कूल गए, पढ़ाई के लिए नागपुर गए। उन ज़मानों में उन लोगों के लिए, आजकल हम भूल जाते हैं कि तब एजुकेशन के बड़े सेंटर क्या हुआ करते थे। हमारे लिए आजकल दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई है। उस ज़मानों में इलाहाबाद बहुत बड़ा सेंटर होता था, जालंधर बहुत बड़ा सेंटर होता था और नागपुर इसी तरह बहुत बड़ा सेंटर होता था पढ़ाई के लिए। किशन जी नागपुर गए, वहाँ से बीए पास किए, वापस आए। कैरियर, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कुछ अलग करना चाहते थे। कवि प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लोग भूल जाते हैं कि किशन जी ने काफ़ी कविताएँ लिखी। कवि प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, मन नहीं लगता था, समाजवादी आंदोलन में जुड़े। उस समय उस इलाके का समाजवादी आंदोलन वहाँ के रजवाड़ों के विरुद्ध लड़ाई में लगा था। आज़ादी हुआ था। देश की आज़ादी के एकदम बाद का समय है, जब राजे रजवाड़े अभी भी बाकी थे और उड़ीसा का समाजवादी आंदोलन, आजकल हम उसके बारे में बहुत कम सुनते हैं, लेकिन बहुत बड़े लोग इस आंदोलन में रहे थे।
उनसे प्रभावित होकर किशन जी समाजवादी धारा से जुड़े और समाजवादी आंदोलन ने वहाँ के रजवाड़ों के विरुद्ध, वहाँ के जो सामंती शासक थे, उनके विरुद्ध संघर्ष आंदोलन किया। वहाँ किसान आंदोलन था, वो हुआ और उस किसान आंदोलन के दौरान किशन जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ये वक्त था 1962 का। लोकसभा चुनाव आया और समाजवादी पार्टी ने इस यंग एक्टिविस्ट को लोकसभा का टिकट दे दिया। इससे पहले किशन जी राम मनोहर लोहिया के संपर्क में आ चुके थे। राम मनोहर लोहिया के एक तरह सेक्रेटरी बन के उन्होंने हैदराबाद जाके काम किया था। राम मनोहर लोहिया का हेडक्वार्टर हैदराबाद हुआ करता था। कहीं उनकी मान्यता थी कि दिल्ली जो है मुसीबत की जड़ है। ये हम तस्वीर देख सकते हैं राम मनोहर लोहिया के साथ किशन पटनायक की, दोनों धोती कुर्ता पहने हुए। तो राम मनोहर लोहिया का मानना था कि ये दिल्ली जो है मुसीबत की जड़ है। और एक लेख भी है वैसे राम मनोहर लोहिया का ये कहते हुए कि जो दिल्ली में हेडक्वार्टर बनाते हैं वो लोग कभी भी भारत की नब्ज नहीं पकड़ सकते हैं। मेरे जैसे लोगों को समझना चाहिए। तो खैर, किशन जी तब तक हैदराबाद जा चुके थे। राम मनोहर लोहिया की जो पत्रिका थी मैनकाइंड, उसके संपादक की टीम में काम कर चुके थे। वहाँ लिखना भी आरंभ किया था, कविता भी कुछ लिखते थे, लेख भी लिखते थे और फिर उड़ीसा में आके इस आंदोलन में जुट गए थे। जेल चले गए। सोशलिस्ट पार्टी ने टिकट दिया और 32 साल का ये नौजवान, सिर्फ 32 साल की उम्र में ये नौजवान मेंबर पार्लियामेंट बन गया। अब आप सोचिए, 32 साल की उम्र में जो व्यक्ति मेंबर पार्लियामेंट बनता है वो हमारे देश में कहाँ पहुंचता है, क्या कुछ करता है, किस तरह के काम करता है, कितनी कोठियां, कितनी गाड़ियां, क्या कुछ होता है। लेकिन किशन पटनायक जीवन के अंतिम समय तक बिल्कुल साधारण, निर्धन नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी वाणी जी आज भी हमारे बीच है, हमारा सौभाग्य है। वाणी जी जिनके साथ उनका विवाह हुआ 1964-65 के करीब कभी हुआ होगा। वाणी जी के साथ किशन जी का विवाह हुआ। वाणी जी स्कूल में अध्यापक थी, जीवन भर अध्यापक रही, स्कूल में म्यूजिक की अध्यापक थी। तो बस वही इस परिवार की आमदनी का स्रोत था। एमपी बने, जब एमपी बने तो घर था, लेकिन जब एमपी नहीं रहे तो घर छूट गया। और उस जमाने में एमपी को पेंशन नहीं मिला करती थी। आजकल तो काफी पेंशन मिलती है, कुछ सुख सुविधाएं मिलती हैं। उन जमानों में बस रेलवे आने जाने का कुछ कंसेशनल कूपन मिलता था, पेंशन भी नहीं मिलती थी। तो उसी से गुजारा करते हुए किशन पटनायक जीवन भर उस सादगी के साथ, और वो सादगी जो अपनी घोषणा नहीं करती थी। कई बहुत लोग सादगी से जीते हैं, लेकिन आपको गिरेबान पकड़ के बता देते हैं कि देखो मैं कितनी सादगी से जी रहा हूं। किशन जी की सादगी बहुत चुपचाप वाली सादगी थी, जो अपने तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं करती थी। लेकिन ना कोई बड़ा बैंक बैलेंस। जीवन के अंतिम दिनों में एक घर जो वाणी जी ने बनाया था अपने अध्यापक की कमाई से, भुवनेश्वर में एक छोटा सा फ्लैट वाणी जी ने बनाया। किशन जी उसके साथ रहते थे, लेकिन जीवन भर ना कोई संपत्ति बनाई, ना कोई बैंक बैलेंस बनाया, ना कोई गाड़ी खरीदी। और इस दंपति ने यह भी फैसला किया कि वो बच्चे नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के लिए जो संकल्प लिया था उसके रास्ते में ये सब चीज आ सकती थी। वो एक अलग पीढ़ी थी, अलग तरह की उसकी मान्यताएं थी, अलग आदर्श थे, अलग मर्यादा थी। 62 से 67 तक किशन जी लोकसभा में रहे। लोकसभा में जिस तरह के उन्होंने सवाल उठाए उसके बारे में अलग कभी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन किशन जी बताते हैं उन दिनों की मर्यादा क्या हुआ करती थी। उन्होंने नेहरू को चिट्ठी लिखी। तो किशन जी बताते हैं उस दिन सुबह उन्होंने चिट्ठी लिखी और शाम को मोटरसाइकिल के ऊपर प्रधानमंत्री का एक दूत आया उनको नेहरू जी का व्यक्तिगत जवाब देने के लिए। विपक्षी थे, घोर निंदक थे, खूब आलोचना करते थे। समाजवादी लोग तो नेहरू की बहुत ही कड़ी आलोचना करते थे, लेकिन एक न्यूनतम मर्यादा थी कि आप सार्वजनिक जीवन में रहेंगे तो आपको सवालों का जवाब मिलेगा, विपक्ष में हैं तो सम्मान मिलेगा, सांसद हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, इस नाते आपसे संवाद बनाया जाएगा। वो सब चीजें जो हमारी राजनीति में अब गुम हो गई।
67 में राम मनोहर लोहिया का देहांत हो गया। तभी अगला चुनाव हुआ जिसमें किशन जी नहीं जीते। किशन जी ने चुनाव जीता था संबलपुर से। संबलपुर, बरगढ़, ये जो इलाका पश्चिमी पश्चिमी उड़ीसा का इलाका है, वहाँ किसान आंदोलन में काम किया था। 67 के चुनाव में किशन जी नहीं जीत पाए और उसके बाद लोहिया का देहांत हो गया। समाजवादी पार्टी के अंदर काफ़ी खींचतान थी। किशन जी उस खींचतान से अलग हो गए और उससे अलग होके किशन जी ने कुछ युवा समाजवादियों की एक टोली बनाई। लोहिया विचार मंच नामक एक संस्था का गठन किया और उसके माध्यम से उन विचारों को समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाया। इस बीच इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी में गिरफ्तार करके किशन जी को भी जेल में रखा गया। इमरजेंसी के बाद बाहर आए, ज़्यादातर सोशलिस्ट जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन कर लिए। किशन जी जनता पार्टी में नहीं गए। चाहते तो उस वक्त एमपी हो सकते थे, बहुत बड़ा नाम था, बहुत साख थी, बहुत इज्जत थी, लेकिन वो नहीं किया। इससे पहले किशन जी उड़ीसा से बिहार आके बिहार को अपनी कर्म भूमि बना चुके थे। जब लोहिया विचार मंच हुआ, उसके बाद से जब बिहार में आंदोलन शुरू हुआ, तो किशन जी ने पटना को एक तरह से अपना घर बना लिया। पटना उनका कर्म क्षेत्र था, बिहार कर्म क्षेत्र था। बिहार में घूमे और बिहार में जो जयप्रकाश आंदोलन था, बिहार का नवनिर्माण करने का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में युवाओं को जोड़ना, युवाओं के साथ संवाद करना और उस आंदोलन के माध्यम से देश की राजनीति में नई ऊर्जा पैदा करने का काम किशन जी ने किया। जयप्रकाश जी भी बहुत मानते थे किशन जी को। इमरजेंसी में गिरफ्तारी हुई, उसके बाद रिहा हुए, जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, एमपी नहीं बने, बाहर रहे और जनता पार्टी का चरित्र, जनता पार्टी का पतन, उस सब का मूल्यांकन करते रहे। एक पत्रिका शुरू की उन दिनों। पहले उसको चौरंगी वार्ता नाम दिया गया, कलकत्ता से शुरू हुई। बाद में उस पत्रिका को पटना लेके आए और वो पत्रिका बनी सामयिक वार्ता। वो पत्रिका जब तक किशन जी रहे तब तक उनके विचारों का माध्यम वो रही, सामयिक वार्ता। उनके निधन के बाद कुछ समय के लिए उसका संपादन करने का सौभाग्य मुझे भी मिला। आजकल थोड़ा अनियमित रूप से, लेकिन बनारस से वो पत्रिका प्रकाशित हो रही है। किशन जी ने 80 के दशक में ये स्थापना की कि देश की राजनीति को बदलने के लिए मुख्य धारा की राजनीति, इन पार्टियों से ऊर्जा नहीं आएगी, जन आंदोलनों से ऊर्जा आएगी। जन आंदोलन इस देश की राजनीति को बदलने का स्रोत बनेंगे। ये स्थापना किशन जी की 1980 के दशक में थी। 80 का दशक वो समय भी था जब किसान आंदोलन देश में उभर रहे थे और किसान आंदोलनों के समय, और ये वक्त था जबकि 3 बड़े नेता उभरे 80 के दशक के अंत में। महेंद्र सिंह टिकैत, महाराष्ट्र में शरद जोशी और कर्नाटका में नंजुंडस्वामी। उस वक्त के समाजवादी और वामपंथी लोगों में बहुत एक तरह से इस किसान आंदोलन के लिए कोई बहुत इज्जत नहीं थी उनके मन में। खासतौर पे वामपंथी लोग तो इसे प्रतिगामी मानते थे, रिएक्शनरी मानते थे इस तरह के तमाम आंदोलनों को। टिकैत को, शरद जोशी को, नंजुंडस्वामी को, इनका मजाक उड़ाते थे, इन्हें बड़े किसानों का प्रतिनिधि बताते थे। ऐसे में किशन जी ने एक वैचारिक स्थापना के रूप में इन किसान आंदोलनों का समर्थन किया, जो बहुत अजीब चीज मानी जाती थी उन दिनों। आजकल नहीं, लेकिन उन दिनों बड़ी अजीब चीज मानी जाती थी। और इन किसान आंदोलनों के साथ मिलकर काम किया। इस बीच किशन जी ने देश के जन आंदोलनों को जोड़ने का प्रयास किया। जन आंदोलन संघर्ष समन्वय समिति की स्थापना की 1991 में। 1980 के पूरे दशक में किशन जी ने अपनी राजनीति के लिए जो वाहन बनाया था वो था समता संगठन। 1980 में बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। समता संगठन जो एक राजनैतिक संगठन था, लेकिन जिसने संकल्प किया कि वो काफी समय तक, 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा। राजनैतिक संगठन लेकिन चुनाव नहीं लड़ेगा। इस संकल्प के साथ किशन जी ने समता संगठन की स्थापना की और आज देश के सार्वजनिक जीवन में जुड़ने वाले बहुत लोग थे जो उस समय किशन जी के साथ जुड़े, किशन जी के साथ जिन्होंने सीखा और
जिसमें नए विचार स्थापित हुए। इस समता संगठन के विचार को आगे बढ़ाते हुए तमाम तरह के नए लोग, यूनिवर्सिटी कॉलेज के लोग इससे जुड़े। 1995 में किशन जी ने और उनके सब साथियों ने मिलकर इसे एक राजनीतिक दल की भूमिका देने का निर्णय किया। 1995 में समाजवादी जन परिषद की स्थापना। किशन जी उसके नेता थे, सामयिक वार्ता के संपादक थे, और 2004 में जब तक उनकी मृत्यु हुई, किशन जी सामयिक वार्ता के संपादक रहे। देश के तमाम जन आंदोलनों के मित्र, जन आंदोलनों के मार्गदर्शक के रूप में किशन जी रहे। 1991 में चुनाव भी लड़ा, लेकिन फिर 1989 में चुनाव लड़ा। ये जमाना था जब जनता दल उभार पे था। जनता दल ने ऑफर किया कि आप हमारा सिंबल ले लीजिए, चुनाव लड़ लीजिए। किशन जी ने कहा ये तो संभव नहीं। तो जाहिर है चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन जीवन भर एक राजनीति का सफर किया किशन पटनायक। 2004 में उनका देहांत। राजनीति के रूप में लोग कहेंगे किशन पटनायक एक सफल राजनेता नहीं थे, क्योंकि सफलता का पैमाना हम ये मानते हैं कि आप कितनी बड़ी कुर्सी पे बैठे, कितना बड़ा ओहदा आपके साथ जुड़ा, कितने लंबे समय तक कितनी बड़ी कुर्सी पे बैठे, आपके दल, आपके संगठन को कितनी एक परंपरागत सफलता मिली। किशन जी को इस सबसे संबंध नहीं। न जाने कितने लोगों को किशन जी ने राजनीति में उतारा, गढ़ा, विचार बनाए। उन तमाम लोगों में एक मैं भी था। 1981 से 83 तक मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था। उन जमानों में वहाँ लेफ्ट की डोमिनेंस थी। एसएफआई जो कि सीपीआईएम से जुड़ा हुआ संगठन है, वहाँ का सबसे बड़ा संगठन होता था, और गांधी, अंबेडकर, इनके विचारों की कोई विशेष इज्जत उस जमाने में वहाँ नहीं होती थी। उसके बीच एक समाजवादी विचार के संगठन के रूप में समता युवजन सभा की स्थापना हुई, जो कि उस जमानों में एसएफआई के खिलाफ थी। बड़ा कठिन इन जमानों, अब आजकल इस सब बातों को समझना, क्योंकि आजकल तो मान लेते हैं कि जिसकी दाढ़ी है और जो जेएनयू में रहा वो जरूर लेफ्टिस्ट ही रहा होगा। लेकिन उस जेएनयू में मार्क्सवाद के खिलाफ, मार्क्सवाद से अलग खड़े होके गांधीवादी और समाजवादी विचारों की चर्चा करना बहुत कठिन काम हुआ करता था। हमारा संगठन समता युवजन सभा उससे जुड़ा था, इस परंपरा में खड़ा था, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश की परंपरा। वहां मेरी मुलाकात सुनील जी से हुई, जिनके बारे में मैंने अलग से कई बार लिखा है। आज बहुत कठिन है लोगों को बताना कि उस जेएनयू में सुनील जी जैसे व्यक्ति की क्या महिमा थी, क्या उनका एक व्यक्तित्व था, और कैसे एक मध्य प्रदेश के छोटे से शहर से आया हुआ वो व्यक्ति जेएनयू के कैंपस में गांधी की तरह रहता था। और सुनील जी के माध्यम से मेरी मुलाकात हुई सच्चिदानंद सिन्हा जी से, जो दिल्ली के एक छोटे से कमरे में रहा करते थे, विचारक थे, लेखक थे, किताबें लिखते थे, नई स्थापनाएं करते थे। और मुलाकात हुई किशन पटनायक जी से, समता संगठन से जुड़ाव हुआ 1982 में। और उसके बाद मेरी लगभग सारी राजनीतिक यात्रा, बहुत पूर्णकालिक राजनीतिक में था नहीं, कभी कभी करता था, कभी नहीं कर पाता था, दूसरे काम करता था, लेकिन जो कुछ भी करता था इस धारा के साथ जुड़ के किया। किशन जी के साथ रहने का मौका मिला। कोई 20 वर्ष तक, समझिए 1982-83 से लेके 2004 तक किशन जी को जानने का मौका मिला। जब दिल्ली आया मैं 1993 में, उसके बाद से जब भी किशन जी दिल्ली आते थे हमारे साथ रहते थे, और सामयिक वार्ता के साथ और नजदीकी से जुड़ने का मौका मिला। जितना किशन जी चाहते थे उस तरह का काम मैं नहीं कर पाया, उतना समय नहीं दे पाया। वो चाहते थे मैं पूर्णकालिक राजनीति करूं, जो मेरे लिए संभव नहीं था, कमजोरी थी, नहीं कर पाया। लेकिन कम से कम उनकी शागिर्दी करने का मौका मिला, उनके सानिध्य में रह के कुछ सीखने का मौका मिला। एक बात कह सकता हूं, 20 साल की संगत में मैंने एक बार भी किशन जी को झूठ बोलते हुए नहीं सुना। आप सोचिए, संभव है किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी बात कहना जो राजनीति में हो? आज राजनीति का मतलब हम झूठ मान लेते हैं। और
फेसबुक पे पढ़ता हूँ, ट्विटर पे पढ़ता हूँ, अरे आप तो राजनीति में हैं, आप तो ऐसा करते ही होंगे, क्योंकि हम मान के चलते हैं राजनीति का मतलब झूठ, राजनीति का मतलब प्रपंच, राजनीति का मतलब प्रोपेगेंडा, राजनीति का मतलब मिथ्या, हम सब मान के चलते हैं। किशन जी के साथ रहते हुए 20 साल में मैंने कभी उनको पब्लिक में या प्राइवेट में, निजी से निजी चर्चा में, छोटी बड़ी बात में, किसी को ये भी कहते हुए कि क्यों मैं तुम्हारे कार्यक्रम में नहीं आ सकता, उसके लिए जो बहुत छोटे किस्म के हार्मलेस किस्म के झूठ भी हम लोग बोल देते हैं, वैसा बोलते हुए भी कभी किशन जी को नहीं सुना। राजनीति सच के साथ की जा सकती है, किशन जी से सीखा। मुझे ध्यान है 1992 में ये बाबरी मस्जिद के कोलैप्स के बाद, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद किशन जी ने कई लेख लिखे इसके बारे में, सेकुलर लोगों की भूल बताते हुए, सेकुलर विचार में क्या कमजोरी है बताते हुए। और एक बातचीत में किशन जी इतनी निर्मम तरीके से सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि ये कहते हुए डर नहीं लगता आपको हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी? किशन जी ने कहा, अगर सच बोलने में और आपकी राजनीति में बीच में विरोधाभास आता है, इसका मतलब है कि आपकी जो मान्यता है, आपकी जो वैचारिक विश्वास है, वो गंभीर नहीं है, आपकी राजनीति गंभीर नहीं। अगर आपकी राजनीति शैलो है, छिछली है, तब हो सकता है सच आपके रास्ते में बीच बीच में आएगा। लेकिन अगर आपकी राजनीति गंभीर है, अगर आपकी राजनीति गहरी है, तो आपकी राजनीति में और सच में कोई विरोधाभास नहीं हो सकता। अगर आपकी कमिटमेंट डीप है, तो आपको सच से डर नहीं लगना चाहिए। ये तब वो कह रहे थे जबकि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो चुका था। एक सेकुलर व्यक्ति के नाते उनके मन में बहुत द्वंद्व था, बहुत चिंता थी, लेकिन बहुत निर्मम तरीके से वो बता रहे थे कि हम सब लोगों की क्या भूल है, ताकि हम भविष्य में बेहतर बन सकें। किशन जी के जीवन के बारे में सुनते हुए कई बार ये धारणा बनती है कि हाँ, वो संत टाइप का आदमी हुआ करता होगा। बिल्कुल संत थे, साधु थे, और इसी तरह से उनके तमाम दूसरे साथी, सहयोगी, राजनीति में उनके विरोधी भी उनको एक संत साधु के रूप में देखते थे। लेकिन किशन पटनायक की विरासत को सिर्फ संत और साधु तक मान लेना पर्याप्त नहीं। किशन पटनायक की जो वैचारिक विरासत थी, उसे हमें समझना होगा, उसे आगे ले जाने की जरूरत है। मैं खास तौर पर नई पीढ़ी के साथियों को, जो लोग कभी किशन जी को मिल नहीं पाए, उन सबसे अनुरोध करूंगा, किशन जी के लेखन को पढ़िए। अनफॉर्चुनेटली उनका लिखा हुआ ज़्यादा इंग्लिश में उपलब्ध नहीं है, उड़िया में है, हिंदी में है। हिंदी में ये उनकी किताब है, विकल्पहीन नहीं है दुनिया। ये किताब उपलब्ध है, आज भी उपलब्ध है, आप खरीद भी सकते हैं चाहे तो। दूसरे भी 2-3 कलेक्शन उनकी किताबों के हैं। एक है किसान आंदोलन में, और हाल ही में पिछले 2 साल में उनकी लेखों के 2 और छोटे छोटे संग्रह आए। 3-4 किताबें हैं, और यहाँ फेसबुक पे उसकी पूरी डिटेल्स हम डाल देंगे, ताकि आप चाहें तो वो किताबें ले सकें, पढ़ सकें। ये सबसे आसानी से मिल सकता है। एक तो ये जो संग्रह मेरे हाथ में, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, राजकमल प्रकाशन से है, इसलिए इसको मिलने में भी कठिनाई नहीं होती है। और किशन जी के सबसे महत्वपूर्ण लेख एक तरह से इसमें संयोजित है। किसान आंदोलन का अलग है, और एक और छोटा कलेक्शन आया था, भारत शूद्रों का होगा। तो कई अलग अलग जाति के सवाल पे किशन जी के कई लेख उसमें उपलब्ध। आज हम किशन जी को समाजवादी और लोहियावादी कहते हैं, लेकिन दरअसल वो एक ठीक डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि किशन जी ने किसी बने बनाए विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मुझे याद है जब इस किताब को रिलीज किया जा रहा था, तो उस वक्त राजकिशोर जी बहुत अच्छे देश के लेखक थे, संपादक थे, पत्रकार थे, किशन जी को बहुत मानते थे। वो आए और उन्होंने कहा, किशन जी, इस पूरी किताब में लोहिया का जिक्र मुझे दिखाई नहीं देता, क्या आप लोहिया को नहीं मानते हैं? किशन जी का बहुत सुंदर उत्तर था। उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति से सीखने के 2 तरीके होते हैं। एक, जब आप उस व्यक्ति की बात को बिना हजम किए उसको दोहराते हैं। जब आप उसको दोहराते हैं तो आपको बार बार उसे कोटेशन देना पड़ता है, क्योंकि आपने उस बात को हजम नहीं किया है, उसको आप उगल रहे हैं।
दूसरा वो होता है जब किसी व्यक्ति की बात को आप इतना गहरा आत्मसात कर लें कि आप खुद भूल जाते हैं कि कौन सा विचार उसका है और कौन सा विचार आपका है। किशन जी ने कहा कि मैंने अपने गुरु से ये सीखा कि गुरु की बात को आगे बढ़ाने के लिए गुरु का नाम लेना जरूरी है। किशन जी ने समाजवादी परंपरा जो भारत की थी, उस परंपरा को आगे बढ़ाया, उस परंपरा का विस्तार किया, उसमें नए विचार जोड़े, उस परंपरा को एक नई परिस्थिति के लिए नए सिरे से ढाला। जब मैं समाजवादी परंपरा कहता हूं तो कई लोग हैं जो इसको बिल्कुल समझ जाएंगे, लेकिन आज की जनरेशन के लिए, कई यंग साथियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा बताना कि ये सोशलिस्ट ट्रेडिशन क्या था। भारत का जो सोशलिस्ट ट्रेडिशन है, समाजवादी परंपरा है, जिसे कई बार लेफ्ट आजकल कह दिया जाता है, बहुत ब्रॉड सेंस में तो सब लेफ्ट ही है, जो सब लोग इनइक्वालिटी के खिलाफ हैं, समता चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं, इगैलिटेरियन समाज चाहते हैं, वो सब सोशलिस्ट हैं। लेकिन 20th सेंचुरी में इसकी अलग अलग धाराएं थी। एक तरफ कम्युनिस्ट सोशलिस्ट थे, दूसरे छोर पे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हुआ करते थे। यूरोप के अंदर ये बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन था, कम्युनिस्ट वर्सेस डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। ये यूरोप के 20वीं सदी का बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन था। भारत के जो समाजवादी आंदोलन था, इसकी शुरुआत मार्क्सिस्ट धारा से हुई। ये सब लोग जिनका मैंने नाम लिया, नरेंद्र देव, जयप्रकाश, ये सब कम्युनिस्ट हुआ करते थे। लेकिन 40 के दशक में ये सब मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म से अलग हो गए, इनका मोह भंग हुआ और एक भारत का समाजवादी आंदोलन की नई वैचारिक परंपरा 1940s में शुरू हुई, जिसके अग्रणी लेखक लोहिया थे, क्योंकि लोहिया कभी कम्युनिस्ट हुए नहीं, कभी मार्क्सिस्ट नहीं हुए। और इस विचार ने गांधी के विचार से मिलके, तो एक तरफ मार्क्स की परंपरा थी, दूसरी तरफ गांधी की परंपरा थी, इन दोनों को जोड़कर एक नई व्याख्या करते हुए भारत का सोशलिस्ट आंदोलन बना। किशन पटनायक उसी आंदोलन के प्रोडक्ट थे, लेकिन उसी आंदोलन की बातों को दोहराने से ज्यादा किशन जी ने उस विचार को आगे बढ़ाया कई मायने में। एक तरह से कहें तो किशन जी ने उस विचार का गांधी से एक बार दोबारा संवाद करवाया। जैसे मैंने कहा, भारत का सोशलिस्ट विचार मार्क्स और गांधी के संगम से पैदा हुआ है, इसलिए उसमें शुरू से ही गांधी की छाप रही है। राम मनोहर लोहिया की सबसे प्रसिद्ध किताब है, उसका नाम ही है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। किशन जी ने गांधी के प्रभाव से उत्पन्न इस धारा का एक बार दोबारा गांधी से संवाद करवाया। 2-3 मायने में किशन जी ने इस विचार को नई पीढ़ी के लिए बदला। सबसे बड़ा असर था विकास की अवधारणा का पुनर्मूल्यांकन करना, क्योंकि किशन जी से पहले सोशलिस्ट मूवमेंट लेफ्ट तो था ही, कम्युनिस्ट मूवमेंट जो डेवलपमेंट का मॉडल था, यूरोप का मॉडल, लार्ज इंडस्ट्री, बिग टाउन्स, बड़े शहर होंगे, बड़े उद्योग होंगे, बड़ी मशीन होगी, उसके जरिए ही विकास हो सकता है। ये बात कैपिटलिस्ट भी मानते थे, ये बात कम्युनिस्ट भी मानते थे। बस कम्युनिस्ट कहते थे कि इसका बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए, इसमें गरीब और अमीर में अंतर नहीं होना चाहिए। सोशलिस्ट भी कमोबेश इसी विचार को मानते थे। किशन जी का जो सबसे बड़ा योगदान विचार में था वो ये कि भारत में विकास की अवधारणा को नए तरीके से व्याख्या करना। विकास का मतलब केवल वो सब नहीं हो सकता, बड़े शहर, बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी फैक्ट्री, सबके बीज थोड़े थोड़े लोहिया में थे, लेकिन लोहिया में वो स्पष्ट रूप से विकसित नहीं था। किशन पटनायक ने विकास की अवधारणा पर सवाल लगाए, केवल विचार में ही नहीं, अपनी राजनीति में भी। किशन पटनायक ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को समर्थन दिया, जो कि उस जमाने में वामपंथी लोग और सारे लोग उस पर मजाक किया करते थे कि ये तो विकास विरोधी। विकास की अवधारणा, विकास का मतलब कुछ अलग हो सकता है, विकास की एक वैकल्पिक अवधारणा हो सकती है। ये बात किशन पटनायक ने स्थापित की अपने लेखन के जरिए। आज जिसे जन आंदोलन, देश भर के जन आंदोलन, ये जो ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ डेवलपमेंट, ऑल्टरनेटिव
मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सब जो आज एक सामान्य बात हो गई है, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन सब के प्रति सस्टेनेबिलिटी, ये सब मुहावरे जो आज के कम से कम बौद्धिक चर्चा के एक स्टैंडर्ड हिस्सा बन चुके हैं, इन सब सवालों पर एक गहरा चिंतन और एक गहरी बोध विकसित करने का काम किशन जी ने किया। इस लिहाज से भारत के जन आंदोलनों का जो विचार विकसित हुआ, उसमें किशन जी की बहुत बड़ा योगदान था। इसी से जुड़ा हुआ राजनीति के बारे में उनका चिंतन था। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक दलों के बाहर जो राजनीति है, जन आंदोलनों की राजनीति, उस राजनीति की नए सिरे से व्याख्या किशन जी ने की, और उस राजनीति का एक महत्वपूर्ण योगदान है इस देश में एक नया विकल्प स्थापित करने के लिए। ये बात किशन जी ने स्थापित की। तो विचार की दृष्टि से विकल्प, राजनीति में विकल्प, और ऐसी राजनीति को एक वैकल्पिक संस्कृति चाहिए। ये बात किशन जी ने अपने लेखन और अपने जीवन से स्थापित की। इसीलिए उनकी किताब का नाम दिया गया विकल्पहीन नहीं है दुनिया। एक विकल्प हो सकता है, ये बात स्थापित करने का किशन जी ने अपने पूरे जीवन में, अपने राजनीति में, अपने काम में विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स हैं। ये दुनिया विकल्पहीन नहीं है। जो बने बनाए कैपिटलिज्म के मॉडल हैं, कम्युनिज्म के मॉडल हैं, उनसे बाहर हम एक मॉडल सोच सकते हैं। ये बात किशन जी ने अपने विचार के माध्यम से स्थापित की। इस सब से जुड़ा था किशन जी का राजनीति का संस्कार। किशन जी ने हमारे यहाँ जो संस्कृति के सवाल थे, मैंने आपको शुरू में ही याद दिलाया, किशन जी स्वभाव से कवि थे, और दरअसल उन्होंने काफ़ी कविताएं, जब युवा थे तो कविताएं लिखी थी, छापी थी, कुछ मुक्तिबोध की शैली के अंदर उन्होंने लिखी थी। हाँ, ये बात तो मैं बताना भूल गया, किशन जी वैसे उड़िया भाषी थे, लेकिन उन्होंने जितना उड़िया में लिखा, शायद उससे ज़्यादा हिंदी में लिखा। ये हिंदी भाषा की एक तरह से सौभाग्य है कि इतने लोगों ने, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उन्होंने हिंदी का इस्तेमाल किया अपने तरीके से। किशन जी ने हिंदी में लिखा। संस्कृति के सवाल पे सोचते हुए उन्होंने भारत के राष्ट्रवाद की एक नए तरीके से व्याख्या की, और जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, उसके बाद कई लेख किशन जी ने लिखे सेकुलरवाद का घोषणा पत्र नाम से, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक हम राष्ट्रवाद को नहीं जगाएंगे और जब तक समाज सुधार की जो परंपरा है उससे नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस देश में सेकुलरवाद सफल नहीं हो सकता। ये वो स्थापना है जिसे आज भी हमें, आज जबकि बहुत बड़ा खतरा है, उस सपने को जिसको लेके पूरा देश चला था, आज उस खतरे को जब हम याद करते हैं तो उसमें किशन जी के कुछ विचारों को हमें दोबारा खंगालना पड़ेगा। मैं कुछ समय पहले पढ़ रहा था और पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि किशन जी के कई ऐसे विचार हैं जिन्हें नए सिरे से लिखने की जरूरत है, नए तरीके से खंगालने की जरूरत है। ये अलग अलग टुकड़ों में जोड़ के मैं कह सकता हूँ, जीवन, राजनीति, विचार, लेकिन किशन जी के लिए ये सब गुंथे हुए थे। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन कैसा होना चाहिए, उसका एक आदर्श, उसकी एक मर्यादा किशन जी ने हम सब लोगों के सामने रखी। इतने संकोची थे, आप सोच नहीं सकते पॉलिटिक्स में लोग संकोच कर सकते हैं, ये तो हमें लगता ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब धक्केशाही है, अपने आप को दूसरों से आगे करना, और आजकल तो सेल्फी कल्चर हो गया, इससे ज्यादा सेल्फिशनेस क्या हो सकती है। उस सब कल्चर में इतना संकोची, चुपचाप से कोने में बैठने वाला व्यक्ति हो सकता था, इतना मर्यादित व्यक्ति हो सकता था, ये कल्पना करना अब हम लोगों के लिए बहुत कठिन है। इसलिए जब कई लोग राजनीति की घमासान में, राजनीति की तू मैं आरोप लगाते हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे पता है अंदर से आपने ये खेल किया होगा, क्योंकि आजकल तो इन सब चीज़ों का मतलब ही, खासतौर पे ट्विटर वगैरह पे तो गाली गलौज का ही प्रचलन है। तो कई बार मेरी इच्छा होती है, भैया मेरे ना अंदर एक चीज लगी हुई है, एक थर्मोस्टेट अंदर लगा हुआ
है और उसका नाम है किशन पटनायक। मैं कोई काम करूंगा नहीं करूंगा, उससे पहले मैं सोचता हूं कि अगर मैं कल को क्या इस तस्वीर के सामने खड़ा हो सकूंगा। ये असर था किशन जी का मुझ पे ही नहीं, न जाने कितने लोगों पे रहा होगा, कितने लोगों को मिट्टी को उठा के उन्होंने गढ़ दिया, इंसान बना दिया। उनमें से तमाम में ऐसे सैकड़ों लोगों में से शायद मैं भी था, जिन सब के अंदर कहीं एक ये एक अलार्म, ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है। जैसे ही कोई चीज एक सीमा को लांघते हैं, अंदर से किशन पटनायक बोलने लगता है, नहीं क्योंकि ये तो नहीं करना चाहिए। आप सोचिए क्या ये करना सही होगा? बस ये आवाज गूंजती है। कभी आलोचना के स्वर में नहीं बोलते थे, कभी किसी की निंदा के स्वर में नहीं बोलते थे, कभी ये भी नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसी ध्वनि नहीं थी। बस वो कितना पूछते थे, आप ने सोच लिया है कि ये ठीक होगा? इतना भर पर्याप्त होता था किशन जी का कहना। वो आवाज सिर्फ मेरे जैसे व्यक्तियों के मन में नहीं, सिर्फ हमारे भीतर नहीं, ये जो आवाज है ये हमारी समाज की, हमारी सभ्यता की आवाज है। इस किताब के पर इंट्रोडक्शन में किशन जी अपने विचार को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। बड़ा आसानी से कह सकते थे समाजवादी। वो समाजवादी नहीं कहते अपने आप को, थे समाजवादी, लेकिन समाजवादी शब्द से अपने आप को परिभाषित नहीं करते। वो कहते हैं एक देशज विचार है। ये एक देशज विचार की जो परंपरा है, जो हमारे सार्वजनिक जीवन को पिछले 150-200 साल से इस देश में, इस देश की मिट्टी से जोड़ के एक नई तरह की आधुनिकता को गढ़ने की जो परंपरा है, उसके प्रतिनिधि किशन पटनायक थे। और हम सब के लिए सबसे बेहतर एक श्रद्धांजलि किशन जी को यही हो सकती है कि हम उनका नाम बहुत बार न लें, क्योंकि वो उन्हें बहुत संकोच लगता था। किशन जी के सामने अगर आप किशन जी की प्रशंसा करने लगते, आपको खुद ही शर्म आ जाती थी कि मैं कितना घटिया काम कर रहा हूँ। इसलिए उनके जाने के बाद हम बहुत कुछ वो करें, वो जरूरी नहीं। शायद किशन जी होते तो चाहते कि नहीं, इसकी बजाय कोई काम की बात कर लो। उस वैचारिक और राजनीतिक परंपरा को हम कैसे आगे बढ़ाएं? आज के समय जब इस देश के गणतंत्र पे हमला हो रहा है, आज के समय जब भारतीयता पे हमला हो रहा है, जिसे मैं कहता हूं भारत के स्वधर्म पे हमला हो रहा है, ऐसे समय हम भारत के उस स्वधर्म की एक देशज व्याख्या कैसे कर सकें? किशन जी वो चाहते थे। आज के समय समता का जो विचार, जो हमें यूरोप से मिला, दूसरी परंपराओं से मिला, उसको आज के संदर्भ में हम कैसे व्याख्या करें, ये किशन जी चाहते थे। आज के समय इस देश की जो आदर्शवादी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को देश की और दुनिया की रक्षा में कैसे लगाएं, ये किशन जी चाहते थे। ऐसे विचारों को आगे बढ़ाना, ऐसे आंदोलन को आगे बढ़ाना, ऐसी राजनीति को मजबूत करना, इसी का नाम किशन पटनायक था। आज के दिन उनकी 16वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए आप सबसे यही अनुरोध कर सकता हूं कि इस विचार को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचूंगा। यहाँ पे हम उनके कुछ किताबों के लिंक, उनके कुछ लेखों के लिंक डाल देंगे ताकि हम सब उसे पढ़ सकें। उस विचार की और राजनीति की और सार्वजनिक जीवन में मर्यादा की उस परंपरा को हम सब लोग आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ प्रश्न है। विजय कुमार भास्कर जी कहते हैं, इतने बेहतर चिंतक हुए हमारे यहाँ, फिर राजनीति कैसे इतनी खराब हुई? विजय भाई, ये बिल्कुल वैसे ही कहना हुआ कि मेरी माँ तो इतना अच्छा झाड़ू लगाती थी, लेकिन आज मेरा घर गंदा क्यों हो गया? क्योंकि सफाई का काम तो हमें नियमित करना पड़ेगा ना। एक किशन पटनायक होने से पूरा देश साफ नहीं हो जाता। किशन पटनायक हुए, उनके असर में इतने इतने अद्भुत लोग सार्वजनिक जीवन से जुड़े। मैं सोचता हूँ, मैंने सुनील जी का जिक्र किया, सच्चिदानंद सिन्हा का जिक्र किया, अशोक सक्सेरिया,
गिरधर राठी, राकेश सिन्हा, न जाने कितने अद्भुत लोगों से मेरी मुलाकात हुई। वो सब जुड़े, लेकिन इतने बड़े देश को हमेशा के लिए ठीक करके रखने के लिए तो पर्याप्त नहीं है ना। एक किशन पटनायक ने एक बार झाड़ू लगा दी, इसका मतलब ये नहीं कि आगे से देश गंदा नहीं हो। गंदगी तो आएगी, हमेशा आएगी। हम कैसे इसका मुकाबला कर सके, वो काम हमारा है। किशन पटनायक ने हमें झाड़ू पकड़नी सिखाई, ये पर्याप्त है। झाड़ू लगानी तो हमें ही पड़ेगी ना। तो इन सब सवालों को हमें देखना चाहिए। आज किशन जी होते तो क्या करते? मैं समझता हूं कि इस सवाल का उत्तर हमें अपने भीतर सोचना चाहिए, अ, और हर चिंतक के बारे में सोचना चाहिए। कल भगत सिंह का जन्मदिन दिवस है, और मैंने कुछ समय पहले पूछा था ये सवाल, आज भगत सिंह होती तो कैसी होती? क्योंकि भगत सिंह जरूरी नहीं ना कि लड़का हो, लड़की हो सकती है। आज किशन जी होते तो इस देश के सामने आज जो संकट है, ये पूरा लोकतंत्र जो चौपट हो गया है हमारी आंखों के सामने, और इस गणतंत्र को जो संकट है, उस गणतंत्र को बचाने के लिए कैसे युवाओं की एक टीम बनाई जाए, जो कल एमएलए एमपी बनने के लिए उत्सुक नहीं है, जिसको ये सब नहीं है कि मुझे कौन सी कुर्सी मिल जाए, जो केवल और केवल इस देश को बचाने का संकल्प लेके खड़ी हो। वो टीम बनाने की चिंता किशन जी के मन में सबसे बड़ी होती है, और हम सबको, आपको, मुझे, यही चिंता आज सबसे बड़ी होनी चाहिए। और भी कई सवाल होंगे। हितेश भाई के मन में सवाल है, अपने समय के कैंपस लाइफ पर भी प्रकाश डालें, हम सभी को स्टूडेंट कैंपस को समझने में सहूलियत होगी। भाई, मेरा जो अनुभव था कैंपस लाइफ का हितेश भाई, वो बहुत अलग किस्म का था, क्योंकि मैं जेएनयू में था। जेएनयू इस देश का सामान्य कैंपस नहीं था। अच्छी बात ये थी कि वहाँ एक लोकतांत्रिक संवाद का ट्रेडिशन था। अच्छी बात ये थी कि प्रगतिशील धारा थी। अच्छी बात ये थी कि वहाँ खुल के बातचीत होती थी। वहाँ पे उस वक्त जैसा मैंने बताया, लेफ्टिस्ट यानी कि सीपीआई-एम के जो नज़दीक थे उन लोगों का वहाँ, और या सीपीआई के भी, एसएफआई और एआईएसएफ जो कि उसके दोनों संगठन थे, उनकी डोमिनेंस थी टीचर्स में भी, स्टूडेंट्स में भी। और किसी भी तरह की डोमिनेंस हो, वो एक हद के बाद बड़ी दमघोंटू से हो जाती है। तो मुझ जैसे लोगों को ये भी महसूस होता था कि ये भी दमघोंटू है। और उसके खिलाफ तमाम तरह के संगठन थे, और मैं भी उनमें से एक संगठन में शामिल था, समता युव जनसभा। तो जेएनयू के अंदर पक्ष, वहाँ की रूलिंग पार्टी थी एसएफआई एआईएसएफ, उसका विपक्ष था ये हमारा संगठन समता युव जनसभा, दूसरा विपक्ष था फ्री थिंकर्स, तीसरा था डीएसएफ। और जो अच्छी बात थी उस कैंपस की कि वहाँ बहुत, हर शाम को लोग आएंगे, चर्चा होगी, बहस होगी, और उस बहस से हर कोई अपने अपने निष्कर्ष लेके जाता था। उस जमाने में जेएनयू में हिंदी बोलने वाले लोग कम हुआ करते थे, और हम समता युव जनसभा वाले लोग थे जो हिंदी में अपनी मीटिंग करते थे। हिंदी में भी, सिर्फ हिंदी में नहीं, हिंदी में भी मीटिंग करते थे। अब तक जेएनयू का मिजाज बदल चुका है, लेकिन उस कैंपस की लाइफ से, जैसा मैंने कहीं लिखा भी है, कुछ लोगों के लिए जेएनयू आने का मतलब होता था कि वो जेएनयू आके लेफ्टिस्ट बनते थे। मेरे जैसे लोग मार्क्स से पहले परिचित थे जेएनयू में आने से पहले, और जेएनयू से अगर मैंने कुछ ग्रहण किया तो दरअसल गांधी, लोहिया, जयप्रकाश की परंपरा को कहीं बेहतर समझना मैंने शुरू किया जेएनयू आने के बाद। और एक मायने में मार्क्स और मार्क्सवाद को समझना, लेकिन मार्क्स और मार्क्सवाद की एक संतुलित आलोचना करते हुए, उससे एक दूरी बनाते हुए, कैसे उसमें जो अच्छा है उसको हम ग्राह्य कर सकें, लेकिन एक ट्रेडिशनल लेफ्ट जैसा लेफ्ट हम न बनाएं, ये बात मैंने जेएनयू से सीखी। मैंने इसके बारे में एक लेख भी लिखा है जेएनयू के अपने जीवन के बारे में, कभी आप उसको पढ़ सकते हैं। विशाल यादव जी पूछ रहे हैं कि लोहिया जी को कुजात गांधीवादी कहने का क्या अर्थ है सर, प्लीज बता दीजिए। ये किसी और ने नहीं कहा भाई, ये लोहिया जी स्वयं अपने बारे में कहा करते थे। लोहिया जी ने एक लेख लिखा, भाषण वगैरह भी दिया था। उन्होंने कहा था कि 3 तरह के गांधीवादी होते हैं। एक तो सरकारी गांधीवादी,
जिससे उनका इशारा शायद नेहरू वगैरह पे था, और तमाम जो कांग्रेस के लोग थे उनके बारे में उनका इशारा था कि ये तो सरकारी लोग हैं, गांधी का नाम लेते हैं सिर्फ बड़ी-बड़ी कुर्सियों पे बैठने के लिए, खादी कमीशन बना लेते हैं, उसके अंदर बैठ जाते हैं। तो ये सरकारी गांधीवादी हैं, इनका गांधी से कोई मतलब नहीं है, गांधी के नाम पे धब्बा है। दूसरा वो कहते थे मठाधीश गांधीवादी, मठी गांधीवादी। मेरे ख्याल में इशारा उनका विनोबा भावे पे था और एक स्टेज के बाद जयप्रकाश नारायण पे भी था कि आपने तो गांधी का आश्रम और मठ बना लिया है। और ये मठी गांधीवादी वैसे ही ईमानदार हैं, गांधी के नाम पे पैसा बनाना, सत्ता भोगना ये सब नहीं करते, लेकिन ये तो गांधी की पूजा अर्चना और गांधी के विचारों को उसी शब्दों के अंदर चलाने का काम करते हैं। तीसरा वो कहते थे कुजात, यानी कि जो लोग आउटकास्ट हो गए, जिनको जिनको जाति से बाहर कर दिया गया, गांधीवादियों ने जिन्हें गांधीवादी कहने से इनकार कर दिया, उसमें जाहिर है वो अपने आप को समझते थे और कहते थे कि ये जो कुजात गांधीवादी हैं यही गांधी को बचा सकते हैं। और उनका मानना था कि वो खुद उसमें से हैं। उसमें जो एक महत्वपूर्ण धारणा निकलती है वो ये थी कि किसी बड़े चिंतक के जो कुजात फॉलोअर होते हैं वही उनको बचा सकते हैं, अनऑर्थोडॉक्स। किसी भी बड़े चिंतक के इर्द गिर्द, किसी भी बड़े विचारक के इर्द गिर्द एक ऑर्थोडॉक्सी बन जाती है, एक मठ और आश्रम बन जाता है। और विचार ये है कि वो मठ और आश्रम वाले लेके डुबा देंगे, कि गांधी जी को, गांधीवादी जो है वो डुबा देंगे। गांधी को अगर कोई विचार बचाएगा तो अनऑर्थोडॉक्स गांधीयन, जो गांधी की आलोचना करने वाले हैं, वो गांधी को बचा सकते हैं। ये बात जो लोहिया ने अपने बारे में और गांधी के बारे में कही थी, वो बात लोहिया पे भी लागू होती है कि 21वीं सदी में एक कुजात लोहियावाद, जो लोहिया का नाम रखने वाला लोहियावाद है, वो लोहिया को नहीं बचाएगा। जो लोहिया का के अनऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स हैं वो लोहिया को बचाएंगे। ये अंतिम सवाल है जो मैं लूंगा, क्योंकि इसके बाद मुझे एक जूम कॉल में जाना है। मनोज कुमार सिन्हा जी पूछ रहे हैं, समाजवादी आंदोलन विचारधारा व्यक्ति विशेष तक सीमित क्यों रहता है? ये बात तो सही नहीं है मनोज भाई, व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहता। समाजवादी आंदोलन विचारधारा दरअसल जो दूसरी चीजें जहां विचारधारा को ही नाम से जोड़ दिया जाता है, गांधीवाद, मार्क्सवाद, वो ज्यादा व्यक्ति विशेष से जुड़ता है। समाजवादी आंदोलन की कम से कम एक अच्छी बात यह रही कि वो किसी एक व्यक्ति के नाम से वाद नहीं बना। हालांकि बीच बीच में लोहियावाद की जिक्र हुआ, लोहियावादी बताया गया, जो नाम ना मुझे अच्छे लगे, किशन जी कभी इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। समाजवादी विचार व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, लेकिन हाँ, समाजवाद के नाम पर जो राजनीति हुई, खास तौर पे पिछले कुछ सालों में समाजवादी पार्टी ने जो राजनीति की, दरअसल उसका तो कोई समाजवाद से संबंध नहीं है। ये तो सीधे सीधे एक पूंजीवादी राजनीति है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह की ताकतों को प्रमोट किया, जिस तरह के ताकतों से गठबंधन किया, ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला पूंजीवादी ताकतें हैं। वहां व्यक्ति की राजनीति है, वहां व्यक्ति पूजा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश वाली है, उसके नाम समाजवाद है, उसके काम में, उसके विचार में कुछ भी समाजवादी नहीं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम किशन पटनायक को और उस पूरी परंपरा को याद करें, जिस परंपरा ने भारत के लिए एक अलग तरह का भविष्य देखा, देश के लिए एक वैकल्पिक भविष्य, एक वैकल्पिक मॉडल तैयार किया, जिसको मैं सलाम करता हूँ। माफ कीजिएगा, मैं जानता हूँ और भी प्रश्न होंगे, लेकिन मुझे एक जूम कॉल में जाना है। और ज्यादा प्रश्नों के सवाल उत्तर आप खुद किशन जी को पढ़ सकते हैं, और उनको पढ़ने के बाद आप खुद अपने विचार बना सकते हैं। एक गुरु से सबसे बेहतर चीज जो आपको मिल सकती है वो ये कि आप उसके विचारों को इतना गहरा आत्मसात कर लें कि आपको बार बार उसका नाम न लेना पड़े। ये बात जो किशन जी ने कही थी लोहिया के बारे में, वो बात किशन जी पर भी लागू होती है, हम सब पर लागू होती है। मुझे उम्मीद है इस विचार को हम बढ़ाएंगे। आपने बात सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया।